हेलो स्टूडेंट्स, लेसन 13 संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोवर पढ़ रहे थे। तो उसी लेसन को आज आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें तालिका दी गई है। उस तालिका के माध्यम से संघीय कार्यपालिका की जो कार्यपालिका है वो किस तरीके से होती है, उसकी प्रक्रिया, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए बुक की ओर ध्यान देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें तालिका 13.2 में संघीय कार्यपालिका दिया है। विषय वस्तु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो पहले नंबर पे है जो न्यूनतम आयु किसकी, राष्ट्रपति की। तो न्यूनतम आयु कम से कम उसकी कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति के लिए भी कितना है, 35 वर्ष होना चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष का होना आवश्यक है। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं निर्वाचन एवं नियुक्ति की पद्धति। जो चुनाव होती है एवं जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे दिखाया गया है अप्रत्यक्ष प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, संसद और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किसका चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये कैसी चुनाव प्रणाली, वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। और ये क्या है, एकल संक्रमणीय मत की पद्धति के आधार पर संसद और किसके आधार पर, संसद और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित जो चुने हुए सदस्य हैं, जो राज्य के विधानसभाओं के द्वारा जो विजित होकर के सदस्य बने होते हैं, उन सदस्यों के द्वारा क्या होते हैं, चुने जाते हैं। अब उपराष्ट्रपति में इसमें बताया गया है अप्रत्यक्ष प्रणाली किसके द्वारा, संसद। फिर है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत प्राप्त। ये राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में, हमने 2 सदनों के बारे में पढ़ा था, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये किसके माध्यम से, लोकसभा में जब उसे बहुमत पारित हो जाता है तो वो क्या है, प्रधानमंत्री पद के लिए हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं तीसरे नंबर पे शैक्षिक योग्यता। उनकी शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे निर्धारित नहीं कहा गया है, और राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति में भी कहा गया है निर्धारित नहीं, और प्रधानमंत्री के लिए भी निर्धारित नहीं है। अब आगे देखते हैं चौथे नंबर पे अन्य योग्यता है। ये लोकसभा सदस्य होने की योग्यता हो। जो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या है, जो अन्य योग्यता में क्या होना चाहिए कि वह लोकसभा सदस्य की होने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। फिर आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति के लिए। उपराष्ट्रपति के लिए क्या है, राज्यसभा का सदस्य वो क्या है, उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा में सदस्य होने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। और प्रधानमंत्री में है लोकसभा में बहुमत का समर्थन। जब उसे लोकसभा में बहुमत मिल जाएगा, समर्थन मिल जाएगा, तो वो प्रधानमंत्री की योग्यता रखता हो। आगे है शपथ किसके द्वारा ग्रहण करते हैं, 5वें नंबर पे हम। तो जो राष्ट्रपति हैं वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा क्या करेंगे, वो शपथ ग्रहण करेंगे। अब उपराष्ट्रपति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा वो शपथ ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री ये भी राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण किया जाएगा। 6वें नंबर पे है कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष। मतलब जब वो पद ग्रहण करते हैं उस तिथि से लेकर के 5 वर्ष तक उनका जो कार्यकाल होता है वो। फिर आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति। इसमें भी कहा गया है कि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष, जब वो पद ग्रहण करते हैं उस तिथि से लेकर के 5 वर्ष के बाद क्या है, वो उनका जो कार्यकाल है वो वहाँ तक 5 वर्ष तक ही रहेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद अन्य जो प्रक्रिया निर्धारित समय के अनुसार होती हैं, उस आधार पर फिर से अगले चुनाव होंगे। फिर आगे देखते हैं लोकसभा की समाप्ति या लोकसभा का विश्वास होने तक वो क्या रख सकता है, वो उसका कार्यकाल हो सकता है। अब है 7वें नंबर पर पद से हटाने की प्रक्रिया। किस तरीके से उन्हें पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। तो राष्ट्रपति के में देखते हैं महाभियोग, जिसे संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। महाभियोग मतलब वो तो क्या है, आपत्ति लगाने के लिए, जिसे क्या है, संसद के किसी भी सदन मतलब लोकसभा, जो सदन होते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा, इन सदनों के द्वारा क्या है, लगाया जा रहा हो, आपत्ति हो, उस स्थिति पर वो किया जा सकता है।
फिर है उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से जिससे लोकसभा क्या हो, सहमत हो। जो क्या कहना है, राज्यसभा के जो सदस्य होंगे, तत्कालीन सदस्य के, उनसे अगर बहुमत हो जाता है, ये बहुमत से जिससे क्या हो, लोकसभा में अगर सहमति मिल जाती है तो उसे अपने पद से या उसको उनके पद से हटाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं, लोकसभा में बहुमत ना होने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ये प्रधानमंत्री के में कि लोकसभा में अगर उन्हें बहुमत पारित नहीं होता है तो उस स्थिति में किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा पद से उन्हें हटाया जा सकता है। तो इनकी जो संघीय कार्यपालिका, जिस तरीके से हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो कार्यपालिका है वो किस तरीके से होती है, इसके बारे में यहाँ हम देख सके। तो बच्चों एक बार इसे फिर से आप लोग इसे पढ़िए, समझिए, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं, भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को दी गई। जो भारत के संविधान में कहा गया है, तो औपचारिक रूप से जो किसकी, संघ की जो कार्यपालिका है की जो शक्तियाँ हैं वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास दी गई है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति 3 सेनाओं, जो औपचारिक रूप से राष्ट्रपति 3 सेनाओं, जल, थल एवं वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का क्या होता है, प्रथम नागरिक एवं संवैधानिक अध्यक्ष होता है। तो ये जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, उनका प्रधान होता है और प्रथम नागरिक होता है और संवैधानिक अध्यक्ष होता है। सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां उसी के द्वारा की जाती हैं। तो ये सारी जो नियुक्तियां होती हैं वो किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हमने ऊपर देखा कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को बुलाता है। जो क्या है, राष्ट्रपति जो संसद के अधिवेशन, लोगों को बैठक के लिए वहाँ पे बुलाता है। अंतर्राष्ट्रीय संघीय समझौते, युद्ध और आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ जो होती है, जो क्या कहना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो संधियाँ होती हैं, समझौते होते हैं और साथ ही साथ जो युद्ध होते हैं या आपातकाल की जो कुछ भी घोषणा करनी होती है तो वो घोषणा किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अब आगे देखते हैं, राष्ट्रपति वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से इन शक्तियों का क्या करता है, प्रयोग करता है। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वास्तव में, सही में देखा जाए तो क्या है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके संचालन में जो क्या बनी है, मंत्रिपरिषद बनी है, उसके माध्यम से किसका उपयोग करता है, जो शक्तियाँ प्राप्त हैं उन शक्तियों का वो प्रयोग करता है। संविधान के अनुच्छेद 74 में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ये यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 74 में स्पष्ट किया गया है कि जो राष्ट्रपति को क्या करने, सहायता और उनको क्या करने, सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका जो प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होंगे, उसके जो प्रमुख होगा वो कौन होंगे, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अपनी कृतियों का प्रयोग करने में भी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। जो राष्ट्रपति है अपने जो भी कृति जो भी हैं करनी है या जो भी उन्होंने विचार किए हैं वो उसके लिए वो भी उसको उपयोग करने के लिए भी ऐसी सलाह के लिए अनुसार उन्हें कार्य करने होंगे या कार्य करेगा उसी आधार पर। इसका आशय है कि सर्वोपरि होते हुए भी राष्ट्रपति से अपेक्षा है कि वह लोगों द्वारा सीधे न चुने जाने के कारण और संसद के प्रति जवाबदेह न होने के कारण अपने अधिकांश अधिकारों का अपने विवेक से प्रयोग नहीं करेगा और वह प्रधानमंत्री की सलाह से ही करेगा। क्योंकि यहाँ जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि जो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन एवं नियुक्ति की जो प्रत्येक प्रणाली है वो कैसी है, अप्रत्यक्ष प्रणाली है, जो कि कैसी होती है, जो कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा संसद और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ये चुनाव होता है।
तो यहाँ पे ये कहा गया है कि सर्वोपरि होते हुए भी वो मतलब सर्वोपरि होने के बावजूद भी क्या है, जो राष्ट्रपति से क्या की जाती है, अपेक्षा की जाती है कि वह लोगों के द्वारा सीधे ना चुने जाने के कारण, क्योंकि वो उनके जो चुनाव प्रणाली है वो कैसी होती है, अप्रत्यक्ष होती है, तो वो सीधी तौर से ना चुने जाने के कारण कहा गया है कि संसद के प्रति जवाबदेही न होने के कारण, मतलब संसद के प्रति जो जवाबदेही न होने के कारण क्या कहा गया कि अधिकांश अधिकारों का अपने विवेक से प्रयोग नहीं करेगा, मतलब अपनी जो बुद्धि है उसका प्रयोग नहीं करेगा, और वह क्या करेंगे, मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा। जैसा मंत्रिपरिषद सलाह लेगी, निर्णय लेगी, उसी के आधार पर वो क्या करेंगे, कार्य करेगी आगे, जो भी उनके जो कार्य प्रणाली है उस कार्य प्रणाली को। इस प्रकार सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्पष्ट हो चुका कि जिस तरीके से यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 74 में स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आगे देखेंगे आरेख 30.2 में देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं वो कैसी होती है, तो यहाँ आरेख के माध्यम से समझाने की कोशिश किया गया है। तो यहाँ देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। सबसे पहले ये देखते हैं कि उनकी कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। तो यहाँ पे सैन्य शक्तियाँ पहले नंबर पे, दूसरा है न्यायिक शक्तियाँ, तीसरा है विधायी शक्तियाँ, चौथे नंबर पे विधायी शक्तियाँ, चौथे नंबर पे वित्तीय शक्तियाँ, पाँचवें नंबर पे आपातकालीन शक्तियाँ और 6 नंबर पे आपका कार्यपाली संबंधी होती हैं शक्तियाँ। तो इसमें हम एक एक करके 1 बाय 1 देखते जाएंगे। जैसे देखेंगे यहाँ पे आप इसे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सैन्य शक्तियाँ। सैन्य शक्तियाँ में क्या देखेंगे, तीनों सेनाओं का मुखिया होता है। कौन होता है, इसके बारे में हमने पिछले पेज में भी देखा कि तीनों सेनाओं का मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, और प्रथम नागरिक भी होता है। फिर दूसरे नंबर पे है युद्ध और शक्तियों शांति की घोषणा करता है। सैन्य शक्ति, तो जो सैन्य शक्ति होती है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो सैनिक की जो ताकत होती है, उस ताकत की शक्तियों को यहाँ पे बतलाया गया है कि जो राष्ट्रपति होता है वो जल, थल और क्या है, वायुसेना का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। युद्ध और शांति की घोषणा, युद्ध की स्थिति और करने की या फिर उसे किस तरीके से आगे करने हैं या नहीं करने हैं, इसकी जो भी प्रक्रियाएं होती हैं युद्ध से संबंधित, और साथ ही शांति की घोषणा करता है। कौन, ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ये सैन्य शक्तियों के माध्यम से कौन करेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं ये। अब दूसरे नंबर पे हम देखेंगे न्यायिक शक्तियाँ। तो न्यायिक शक्तियाँ में क्या है, पहले नंबर पे क्षमादान की शक्ति। अगर राष्ट्रपति चाहे तो क्षमादान या माफ़ करने की भी उसके पास शक्ति होती है। दूसरे नंबर पे है सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श मांगने की शक्तियाँ हैं। ये राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियाँ हैं उसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय से उसे क्या है, परामर्श मतलब सलाह मांगने की भी उसके पास शक्ति है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं विधायी शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की तीसरे नंबर पे जो विधायी शक्ति है उसमें देखते हैं, पहला, दोनों सदनों के अधिवेशन बैठक बुलाता है। वो दोनों सदनों की क्या बोलता है, बैठक बुलाता है, तथा बैठक की समाप्ति की भी क्या करता है, समाप्ति की या जिसे खत्म करने की भी वो क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं। दूसरे नंबर पे है सांसद की योग्यता का निर्धारण चुनाव आयोग के परामर्श से। जो सांसद की जो योग्यता है वो क्या है, निर्धारित चुनाव आयोग जो चुनाव के जो प्रमुख होते हैं, जिसकी देखरेख में जो चुनाव प्रक्रियाएं होती हैं, उनके कहा कि उन चुनाव आयोग की परामर्श सलाह से भी विधायी शक्तियाँ को वो प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं अध्यादेश जारी करने व कानून को स्वीकृति देने की शक्ति होती है। तो अध्यादेश क्या होता है कि जब किसी का कोई सत्र ना चल रहा हो, उस स्थिति में जो कानून बनाना क्या है, आवश्यक हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या है, कुछ अंतराल के लिए उनके पास एक शक्ति होती है, जिस शक्ति का वो उपयोग कर सकते हैं। तो अध्यादेश जारी करने व क्या करने का, कानून को स्वीकृति, उसे पारित करने देने की भी उनके पास शक्ति होती है। अब आगे देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों में वित्तीय शक्तियाँ।
तो वित्तीय शक्ति में हम लोगों ने पिछले पेज में भी देखा था कि जो धन है उसका किस तरीके से व्यय होना है, किस तरीके से जो कर है उसे प्राप्त करना है, किस तरीके से कर निर्धारित करना है, ये सारी तमाम चीज़ें तो इसके अंतर्गत आती हैं। और भी चीज़ें हैं तो देखते हैं उसमें क्या है। देखिए पहले नंबर पे है वित्तीय विधेयक या अनुदान को पूर्व स्वीकृति। जो वित्त विधेयक है या फिर जो अनुदान जो दी जाती है, जिसे आप सहयोग के तौर से समझ सकते हैं, तो उसकी क्या करती है, पूर्व में स्वीकृति देने की भी शक्तियाँ हैं। दूसरे नंबर पे भारत की आकस्मिक निधि पर क्या होता है, उसका नियंत्रण होता है। तीसरे नंबर पे है वित्त आयोग की भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा ही वित्तीय शक्तियाँ इसके वित्त आयोग की नियुक्ति भी वो कर सकता है। फिर आगे देखते हैं आपातकालीन शक्तियाँ, जो विषम परिस्थिति में किस तरीके से वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। पहले नंबर पे है युद्ध या बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपातकाल की घोषणा। जब युद्ध या फिर किसी बाह्य आक्रमण जो हो रहे हैं उस स्थिति, या फिर शस्त्र विद्रोह, शस्त्र के माध्यम से जब विद्रोह उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में भी आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति होती है। दूसरे नंबर पे है राज्य में राष्ट्रपति शासन। जो राज्य है, राज्य में क्या है, राष्ट्रपति शासन की भी उनके पास शक्तियाँ होती हैं। तीसरे नंबर पे है वित्तीय आपातकाल की, वित्तीय आपातकाल की भी वो घोषणा कर सकते हैं। अब है कार्यपालिका संबंधी। कार्यपालिका में देखते हैं महत्वपूर्ण पदों में नियुक्त, जो महत्वपूर्ण पद है उन पर पदों की नियुक्ति करने का, जैसे कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी और CAG की। दूसरा है प्रधानमंत्री की सलाह पर किसकी नियुक्ति करेगा, मंत्रियों की नियुक्ति करने की भी शक्तियाँ इनके पास होती है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति की शक्तियाँ कुल कितने हो गए, 6 हो गए। 6 के अंदर जो मुख्य शक्तियाँ हैं उनको दी गई हैं, उन शक्तियों को यहाँ पे आरेख के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। तो इसे भी बच्चों आप लोग दोबारा पढ़िए तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगी कि राष्ट्रपति की कौन कौन शक्तियाँ हैं और किस तरीके से वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे यहाँ पे मुख्य शब्दों को बताया गया है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, जो सरकार को कानूनी सलाह देता है, वो क्या कहलाएंगे, महान्यायवादी। CAG नियंत्रण महालेख परीक्षक, जो देश के समस्त वित्तीय प्रणाली पर क्या करते हैं, नज़र रखते हैं, मतलब उनकी देखरेख होती है। तथा कार्यपालिका के वित्तीय में आदान प्रदान की उचित तथा अनुचित को, सही और गलत जो वित्तीय लेन देन है उससे संबंधित उचित या फिर अनुचित है उनको तय करता है। ये क्या है, CAG के माध्यम से। अब आगे देखते हैं अध्यादेश। अध्यादेश जब संसद का सत्र नहीं चल रहा, कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो और क्या है, कोई कानून बनाना आवश्यक, मतलब विषम स्थिति हो और उस समय कानून बनाना आवश्यक हो, तो क्या करेंगे, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर, प्रधानमंत्री की उनकी सलाह पर क्या होंगे, राष्ट्रपति इसे क्या कर सकते हैं, जारी करता है। संसद के सत्र, जब संसद के सत्र प्रारंभ होने के कितने 6 सप्ताह के अंदर अगर यह अधिनियम नहीं बनता है, मतलब अधिनियम जो नियम बनने की वो नहीं बनता है, तो यह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये अध्यादेश है। अब आगे देखते हैं, परंतु कुछ महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति अपने विवेक से करता है। लेकिन ये भी कहा गया है कि जो महत्वपूर्ण कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिसे राष्ट्रपति क्या है, अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक से कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए लोकसभा में बहुमत की अस्पष्टता की जब स्पष्ट नहीं हो, उस स्थिति में प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति स्वविवेक, मतलब स्वयं के विवेक से, स्वयं की बुद्धि से नियुक्त कर सकता है। किसी विधेयक को जिसे संसद ने पारित कर दिया हो तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार मतलब फिर से विचार के लिए संसद को वापस कर सकता है। हालांकि यदि संसद अगर उसे फिर से पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उसे अपनी स्वीकृति देना आवश्यक है। अगर पुनर्विचार करने के बाद अगर संसद को वापस कर दिया जाता है और फिर उसे पारित कर दिया जाता है तो उस स्थिति में क्या करना पड़ता है, राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना क्या हो जाता है, जरूरी या आवश्यक हो जाता है। इसी तरह प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल की सिफारिशों को भी राष्ट्रपति
पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। उन्हें फिर से क्या है, पुनः उन चीज़ों पर फिर से विचार करने के लिए उन्हें वापस लौटा सकता है। अगर मंत्रिमंडल उसे फिर से पारित करता है, यहाँ पे कहा गया स्पष्ट है, अगर मंत्रिमंडल उसे फिर से पारित करता है उस स्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रपति को उसे अपनी स्वीकृति देना क्या हो जाता है, आवश्यक है, यह आवश्यक होता है। अब आगे देखते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होती है, मंत्रिपरिषद होती है। किसको, राष्ट्रपति को सहायता के लिए और उसे सलाह देने के लिए कौन होती है, मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा के बहुमत मतलब आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन मिला हो। बहुमत प्राप्त व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, तो इसका सिंपल सा यहाँ आप परिभाषित उसे कर सकते हैं कि लोकसभा में आधे से अधिक सदस्यों का जब उसे समर्थन प्राप्त हो जाता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में, राष्ट्रपति क्या है, प्रधानमंत्री के रूप में प्राप्त व्यक्ति को, जो विजित बहुमत प्राप्त करेगा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पर उसे क्या करती है, नियुक्त करती है। अब आगे देखते हैं प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को क्या करती है, चुनता है। प्रधानमंत्री क्या है अपने, ये तो जब क्या कहना चाहिए, लोकसभा की बहुमत जब उसे मिल जाता है तो वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हो जाता है, तो फिर वो अपने लिए प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को क्या करता है, चुनता है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। जिसे कौन नियुक्त करेंगे, राष्ट्रपति नियुक्त है, चुन करके उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री व्यवहारिक रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो व्यवहारिक तौर से क्या है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की अनुशंसा के अनुरूप ही अपने अधिकांश अधिकारों का प्रयोग करता है। जैसे कि पिछले पेज में भी हम लोगों ने इसको स्पष्ट रूप से समझा कि किस तरीके से कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और किसके, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर ही उनकी जब उसमें क्या कहना चाहिए, राजी होगी तभी ही क्या उसी के अनुसार ही क्या करेंगे, अपने अधिकारों का वो प्रयोग करता है। यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करे तो यह कैसा होगा, असंवैधानिक होगा। प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने के कारण विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर क्या होता है, इसका नियंत्रण होता है। प्रधानमंत्री को कहा गया, प्रधानमंत्री लोकसभा में क्या है, बहुमत प्राप्त होने के कारण, मतलब वो बहुमत प्राप्त होता है उस स्थिति में होता है, तो जिस व्यक्ति को बहुमत प्राप्त होगा तो वही प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त होगा। तो कहा गया कि बहुमत प्राप्त होने के कारण क्या है, विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर क्या होता है, इसका नियंत्रण होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व संसद के बीच क्या करते हैं, एक सेतु का काम करता है। मतलब दोनों की जगह वो क्या है, दोनों तरफ, दोनों के बीच में एक आदान प्रदान कहें या उसे एक दोनों तरफ के पर देख रेख या उनके जो कार्य क्रिया हैं उनको देखने का, उसे देख रेख का पूरा सेतु की तरह वो काम करता है। लोकसभा विघटित होने पर, जब लोकसभा भंग होती है तो उस स्थिति में क्या है, मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं होता है। अगर लोकसभा विघटित हो जाने पर क्या कहा गया कि मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं होती है। अगली सरकार के गठन होने तक वह किसकी सलाह पर, राष्ट्रपति को परामर्श देती रहती है। फिर भी कहा गया है कि अगर लोकसभा विघटित हो भी जाती है या हो जाने पर भी वो किसको, मंत्रिपरिषद वहाँ समाप्त नहीं होती है, बल्कि अगली जब तक सरकार के गठन होने तक वो किसकी सलाह पर, राष्ट्रपति को अगली सरकार गठित होने तक वो क्या करती है, राष्ट्रपति को सलाह देती रहती है। ये मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। अब आगे देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति व सरकार
गठन के लिए लोकसभा में बहुमत होना कैसा है, आवश्यक होना, बहुमत प्राप्त होना चाहिए। किसकी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और किसके लिए, सरकार की गठन के लिए। कहाँ पे, लोकसभा में कहा गया है बहुमत प्राप्त होना जरूरी है या होना चाहिए। बहुमत का अर्थ है, कहा गया है कि लोकसभा की कुल सदस्यों में से कम आधे से अधिक सदस्यों का क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। मतलब इतने लोगों की वहाँ पे उन्हें जो हामी है या उन लोगों को समर्थन प्राप्त होना चाहिए। यदि वर्तमान लोकसभा में कहा गया है 543 संसद सीटें हैं, तो उसमें बहुमत के लिए कम से कम कितनी की आवश्यकता है, 272 संसद का समर्थन होना अनिवार्य है। हमने यहाँ पे स्पष्ट कहा गया कि लोकसभा में बहुमत का समर्थन होना अति आवश्यक है। कम से कम क्या है, आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे वर्तमान की स्थिति को बताया कि वर्तमान लोकसभा में जो संख्या है वो कितनी है, 553 कितनी सीटें, सांसद सीटें हैं, जो उसमें कम से कम बहुमत प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी होनी चाहिए, 272 सांसदों का समर्थन होना बहुत जरूरी है। अब आगे देखते हैं, लोकसभा के सदस्य कई राजनीतिक दलों या पार्टियों में बटे होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि अलग अलग राजनीतिक दल होती हैं, उनकी पार्टियां होती हैं। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो कई राजनीतिक दलों या फिर पार्टियों में कैसे होते हैं, बटे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आदि, इस तरीके से और भी ऐसी पार्टी हैं। कई पार्टियां राज्य विशेष भी होती हैं। जो कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कि राज्य विशेष भी होती हैं, जैसे AIADMK, तृणमूल कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, असम गण परिषद। तो इस तरीके की जो पार्टियां हैं वो राज्य विशेष पार्टियां होती हैं। हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा होती है। हर एक पार्टी की कहा गया है कि उनकी अपनी क्या होती है, विचारधारा, जो सोच होती है वो कहा गया विचारधारा होती है। और नीति संबंधित क्या होते हैं, प्रस्ताव होते हैं। नियम से संबंधित उनके पास प्रस्ताव होते हैं, जिनको आधार बनाकर वे क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो कुछ ऐसी वो क्या बना नीति की वो किस तरीके से जो उनके नीति नियम जो होते हैं वो किस तरीके से उनको आधार बना करके वो क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। चुनाव के बाद लोकसभा में विभिन्न पार्टियों के सदस्य चुन करके आते हैं। तो इस तरीके से चुनाव के बाद, जब चुनाव होते हैं उसके बाद में कहा गया कि लोकसभा में भी विभिन्न पार्टियों के क्या बन करके आते हैं, सदस्य चुन करके वहाँ पे आते हैं। जो विजित होगा या बहुमत पारित होगा वो क्या है, चुना जाएगा और वही पार्टियां चुन करके, सदस्य चुन करके वो आते हैं। अगर इनमें से किसी एक पार्टी के 272 या अधिक सांसदें हों तो उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अगर इनमें से कहा गया है किसी एक पार्टी के 272 या फिर अधिक संसदें हों, अगर उनकी संख्या अधिक हो संसद में, तो उस स्थिति में उसके नेता को क्या करेंगे, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लेकिन यदि किसी भी दल के पास बहुमत ना हो तो लेकिन अगर ये भी बात बताया गया है कि अगर किसी भी दल के पास अगर बहुमत नहीं है तो वो एक से अधिक दल, एक जैसे कि विभिन्न पार्टी दल विजित होकर के वहाँ चुन करके आती हैं, तो उन दलों के अगर वो बहुमत ना हो तो उस स्थिति में वो क्या है, एक से अधिक दल क्या कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, वो मिल जाते हैं और मिल करके क्या कर सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। गठबंधन दलों के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त करेंगे, राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। तो इस तरीके से क्या कहना चाहिए, दल के पास अगर बहुमत ना हो तो उस स्थिति में वो क्या है, एक दल दूसरे दल से क्या कर लेगा, गठबंधन कर लेंगे, मिल जाएंगे और मिल करके सरकार बना सकते हैं। और जब गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर कौन, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों व कार्यों की संक्षेप में विवेचना कीजिए।
यहाँ पे आप बुक में आप लोगों को आरेख में अच्छी तरीके से समझाया गया है, तो उस आरेख को देखिए, पढ़िए, समझिए और उसके आंसर लिखिए। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।